नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत जी के साथ। कई मुद्दे हैं, सब पर बातचीत करेंगे और उनका नजरिया जानने की कोशिश करेंगे। जो घटनाएं इस समय हम देख रहे हैं, इसके पीछे का मतलब क्या है, ये जानने और समझने की जरूरत है। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आदि जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वॉशिंगटन में क्या हो रहा है। ये आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बुलाया है और क्लोज डोर मीटिंग क्यों हो रही है? मैं पूछूं सर, आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को कितने पैसे दिए हैं सर? कितना कितना क्रिप्टो गया है आसिम मुनीर की ये मीटिंग कराने के लिए? कितने पाकिस्तानियों को रात को बिना खाना खाए सोना पड़ेगा एक मीटिंग के लिए आसिम मुनीर की? सिंपल सवाल है, किसी के पास जवाब हो तो मुझे बता देना। क्योंकि जो भी काम ट्रंप का आसिम मुनीर के साथ था, वो तो कोई लपलू भी कर सकता है, कोई टप्पू भी कर सकता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आसिम मुनीर का या डोनाल्ड ट्रंप का हम सबको पता है कि साहब जितना भी ये काम होता है वो मीटिंग्स करता है, लोगों से पेमेंट्स लेके कर रहा है। वो पता है, सबको पता है, और वो अनट्रेसेबल है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, कितना पैसा गया है। क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजिक चीजें करनी है, पाकिस्तान को यूज करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब चीजें तो सर पहले हो जाती हैं। आप किसी ईरान के साथ लड़ाई में तो नहीं घुसते, उसके बाद सोचते हो यार वो शिट, मेरे को पाकिस्तान से बात करनी है। तो ये सर पाकिस्तान का एक तरीका है अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो जी, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हैं। अब उसके लिए पैसे देके कराते हैं लोग मीटिंग। और पाकिस्तान के अंदर और क्या है सर? इंडिया को तोड़ने के लिए, हाँ जी, इंडिया को तोड़ने के लिए यार पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप को मीटिंग नहीं करनी पड़ती। दो चीजें हैं, एक तो ईरान का जो भी है, और दूसरा है आपका जो चाइना, जो छुपी हुई खेल चल रही है। सबसे बड़ी चीज देखिए सर, हमको ये अभी धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि यूएस का काफी इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। इनके ना तक की इंटरेस्ट है, इनके एसेट्स भी है वहां पर, और वो चीजें दिख रही है हमको। जिस तरह नूर खान के ऊपर कितना डिबेट चला, इतना ये चला, उतना वो चला, उससे तो कुछ वहां पर कुछ नीचे ऑब्वियसली था। आपको ये जान के हैरानी होगी, वो बंकर किसने बनवाया था? अंडरग्राउंड जो था, वो जी ने बनवाया था, अमेरिकन कंपनी है। तो ये चीजें बड़ी क्लियर हैं कि भाई अमेरिका के इंटरेस्ट हैं यहाँ पर। जी ने अगर वो बंकर बनवाया था, पाकिस्तान के अंदर था, तो ऑब्वियसली अमेरिका का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वहां पर होगा। तो अगर उसको जाके आप ठोक दोगे तो फिर पाकिस्तान से थोड़ा जो उनका स्ट्रेटेजिक गेम है, उसको तो गेम करना ही पड़ेगा। तो सर इतना कुछ है नहीं इसका। हाँ ठीक है, एक लंच के लिए मिल लिया, ये कर लिया, वैसे भी वो चीजें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर आसिम मुनीर से मिल रहा है, तो एक चीज तो हमको बड़ी क्लियरली और दिखनी चाहिए कि अमेरिका जो इनकी सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये तो सब पॉइंटलेस है सर। ये क्यों भटक रहे हैं वहां पर इधर से उधर? फिर बिल्कुल सही ये है। बड़ा ये देखिए सर, ये मजाक है। और वॉशिंगटन में इस टाइम पे टेंशन है सर कि करना क्या है आगे। मेरे हिसाब से इनको लगा था कि ईरान इनको कुछ करेगा, वो अभी तक ईरान ने करा नहीं है। एंड अगर ईरान ने नहीं करा, उसका मतलब क्या है सर? ईरान को भी पता है कि अगर वो करेगा तो अमेरिका को कुछ एक कुछ एक वो मिल जाएगा, एक्सक्यूज मिल जाएगा उसको ठोकने के लिए। तो वो भी देख रहा है कि यार कितना टाइम मैं इसको ऑफ कर सकता हूं। तो अमेरिका को क्या हो रहा है? अमेरिका को एक वो चाहिए, क्या नाम है, एक्सक्यूज चाहिए किसी चीज का। अब उसको घुसना है, पता है हमको, बट कैसे घुसेगा सर? बिना एक्सक्यूज के घुसना बड़ा मुश्किल है। तभी तो टेंशन। और के नहीं तो ठोकने में तो मेरे अमेरिका ने पीएचडी कर रखी है सर, फटाफट ठोक देंगे, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसमें कोई बात ही नहीं है। फटाफट पीएचडी, टकाटक, बॉम्बर जाएंगे, डब, फिनिश्ड। तो ये सर कुछ और चल रहा है। क्योंकि देखिए, इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब ईरान का गेम खत्म होगा, अगर ईरान में से कुछ अगर बड़ा वहां पर करें, तो कहीं रेफ्यूजीज भागेंगे। रेफ्यूजीज कहाँ जाएंगे सर? अफगानिस्तान में तो जाएंगे नहीं।
सो ये बड़ा क्लियर है सर कि ये कुछ आगे का भी गेम है। अभी ये जो पूरा रीजन है इसका जो रीसेट होना है, इसका जो स्ट्रक्चर दोबारा बनना है, उसके लिए ये काम चल रहा है। एंड आसिम मुनीर देखिए सर एक एक पॉन है इसके अंदर, जिसके अंदर इंटरेस्ट है अमेरिका का, जिसके अंदर इंटरेस्ट है चाइना का, और उसको अभी किस तरह वो खेलेगा वो देखना पड़ेगा हमको सर। आदि जी, 2-3 सवाल उठते हैं। पहला ये है कि चूंकि भारत के हमले में कम से कम 2 जगह ऐसी सूचना है कि जो एसेट्स रखे हुए हैं अमेरिका के, वहां भी हिट हुआ है। और फिर हमने देखा था इजिप्ट का विमान, अमेरिका का एक टेक्निकल विमान। उसके बाद ये अचानक से अगर आसिम मुनीर की वहाँ विजिट हो रही है और क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, तो क्या अमेरिका की चिंताएं हैं अपने उन एसेट्स को लेकर के, या ये ईरान से जुड़ी हुई ही मुलाकात हो सकती है? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल ये खड़ा होता है कि इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका ने भी मान लिया है कि असली पावर तो मिलिट्री के हाथ में है। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनका कोई मतलब ही नहीं है। बात करनी है तो सीधे मिलिट्री चीफ से करो। वही वही सर, मैं वही बोला कि भाई अब ये शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये जो इतना पटक रहे हैं यहाँ पर, इनका तो कुछ लेना देना नहीं है, खत्म है ये तो। कितना टाइम चलेंगे ये? और यहाँ पर एक और सवाल उठता है सर, क्या इमरान खान ने भी लॉबी करी है? भाई इमरान खान के भी बड़े जबरदस्त कनेक्शन है सर वहां पर। क्या इमरान खान ने भी लॉबी करी है कि भाई ये जरा इसको बुला के बात करो, मेरे को छोड़े, क्या कर रखा है ये? पाकिस्तान सर देखिए, पाकिस्तान को 2-3 चीजें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर वहां पर बुलाया है तो पाकिस्तान कुछ लेके जा रहा है, तभी वो उसने वहां पर बुलाया है। स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है वो? बेसिस, ठीक है, दैट मीन्स अमेरिका को इस जगह के अंदर री एंगेज करना है। उसका मतलब एक ही है कि चाइना गया, ठीक है। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा और दूर से देखें, अगर ईरान में रजीम चेंज होता है इस टाइम पे और कोई अमेरिका टाइप की रजीम आ जाती है, कोई इजरायली फ्रेंडली और या अमेरिका फ्रेंडली, दोनों मतलब सेम ही है, रजीम आ जाती है, सर पाकिस्तान तो 3 तरफ से घिर जाएगा फिर तो। एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान, एक तरफ हम। तो ये तो गया। देखिए सर, ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है। तो आसिम मुनीर कुछ लेके जाएगा इस जगहों में, सर जी मेरे साथ रेयर अर्थ देखो, मेरा बलूचिस्तान में इतना रेयर अर्थ है, इंडिया मेरे साथ यहाँ पर ये कर रहा है, आप इंडिया से थोड़ा बोलो हमारे को छोड़ दें, मैं आपको रेयर अर्थ करा के दूंगा, ऐसी ऐसी बातें करेगा वहां पर वो जाके, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि वो वापस से पाकिस्तान को एक बलि के बकरे की तरह वहां पर चढ़ाएगा कि भैया सर मेरे पास ये देखो, बलूचिस्तान में इतना एसेट्स है, मेरे पास $5 ट्रिलियन के ये हैं, मेरे पास ये इधर पे है, सर आप यहाँ पर आओ। अमेरिका को जो चाहिए वो ऑब्वियसली दिखेगा, ट्रंप की थोड़ी आंखें लाल करेगा। बट देखिए रियलिटी ऑन द ग्राउंड बड़ा डिफरेंट है। सो ये चीज, हाँ ठीक है, थोड़ा टेम्पररी एक कुछ, और ये पहले भी करा है सर लोगों ने, अगर आपको याद होगा जब इनको 9/11 के बाद इन्होंने सोचा था घुसने के लिए अफगानिस्तान में, इन्होंने सैंक्शन लगाए हुए थे पाकिस्तान पे जबरदस्त, हमारे पे लगाए हुए थे। पाकिस्तान के सैंक्शन ऑन थे, लेकिन फिर भी जनरल मुशर्रफ वहां पर गए, जॉर्ज बुश से मिले, जॉर्ज बुश उसको बोलता है, इज अ स्टैंड अप गाय। अब आपको ये जान के हैरानी होगी, 2007 तक अमेरिकन ने पाकिस्तानियों को बोला कि देखो यार ऐसा है, ये जो यहाँ पर चल रहा है ये ठीक नहीं है, और तुम्हारे जितने जितने एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो जरा हमारे कंट्रोल में आने चाहिए।
या तो तुम ये करो, नहीं तो भारत से मैं उनको ठुकवाता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है 2007 नवंबर 10 तारीख की सर। तो देखिए ये जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। इसके पीछे लेयर्स अपॉन लेयर्स हैं। इसका मतलब क्या है सर, जो पाकिस्तान के पास थोड़ी बहुत सॉवरेनिटी थी इन एसेट्स के ऊपर, वो भी ले ली गई। उसके बाद आप देखें बात करनी शुरू हो गए पाव पाव के बम, तो इन लोगों ने बनाए होंगे छोटे मोटे कुछ जो अलग थे पुराने वाले में से। तो इन लोगों के पास भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी, तो पाव पाव के बना लिए होंगे, इतनी इनकी कैपेसिटी थी कि भाई छोटे बड़े बना सकते हैं हम। वो क्या वो किराना हिल्स में पड़े थे जिसको हमने सेट करा वहां पर? तो ये चीजें सर अभी बोलना बड़ा मुश्किल है, बट अमेरिका का कुछ ऑब्वियसली पर्पस रहेगा कि भाई किस तरह से, और ये काफी बड़ा पर्पस होगा, क्योंकि आपको याद होगा ये पिछली बार जब हुआ था, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहां बुलाया हो, तब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर घुसा था। अब कहां घुसने वाला है, बिकॉज मेरे को लगता नहीं है ईरान के अंदर एक घुसेंगे। ईरान बहुत बड़ा देश है सर, बट अगर ईरान के अंदर कुछ कारिस्तानियां करानी है तो पाकिस्तान इज द परफेक्ट कंट्री, क्योंकि वो जो कॉर्नर का एरिया है वहां पर, सीस्तान बलूचिस्तान एरिया, मकरंद एरिया, वहां पर वैसे भी आईएसकेपी के बेस अभी थोड़े टाइम पहले बलोचों ने ठोका था वहां पर। तो ये गंदे काम कराने के लिए पाकिस्तान एकदम फिट है, तभी हम लोग उसको हीरा मंडी बोलते हैं सर। आदि जी ये बताइए कि ये तो और भी बुरा होता जो कुछ ट्रंप करने जा रहे थे। एक तरफ तो आपने आसिम मुनीर को बैठा रखा है बुला करके वॉशिंगटन में, और दूसरी तरफ आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह रहे हैं कि आप क्या कनाडा से अमेरिका होते हुए नई दिल्ली या क्रोएशिया जा सकते हैं। इसके कितने बुरे मैसेज जाते। ऑलरेडी हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो कांग्रेस और कुछ दूसरे दल क्रिएट कर चुके हैं मोदी जी के लिए। लेकिन अगर मोदी जी कह देते कि ठीक है मैं वॉशिंगटन होते हुए तब निकल जाऊंगा, तब क्या सिचुएशन बनती वहां पर, क्या मैसेज जाता कि भाई आपने पाकिस्तान का आर्मी चीफ बुला रखा है और मोदी जी को भी बुला लिया आपने। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मना करना कोई छोटी बात नहीं होती सर, ठीक है। ये चीज बेसलाइन एक मैं आपको बता दूं, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई मना नहीं करता, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे पंप हो, चाहे कुछ और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये बड़ा झटका है बोले आ जाओ, और उसने बोला कब आ जाओ, जब मोदी जी ने अच्छे से सुनाई उसको, उसके बाद उसने बोला यस। कि यार आप आ जाओ। अब वो या थोड़ा सा सर ओ हेलो मोदी जी हाउ यू, 3-4 फोटो वोटो 5 मिनट की मीटिंग एंड आउट, होता कुछ नहीं उसमें। बट वहां पर वो थोड़ा रीसेट करने की कोशिश करता कि यार ये थोड़ा ओके, आई हैव प्रॉब्ली क्रॉस्ड द लाइन, इसको थोड़ा वापस लेके आओ। क्योंकि देखिए ये जो ट्रांजैक्शनलिज्म होता है ना सर अमेरिका का, ये कभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि अमेरिका ऐसे ऐसे काम कर रहा है। सर जब आप अमेरिका के नजरिए से देखते हो, उनको नहीं लगता ये बहुत बड़ी चीज है। उनके हिसाब से हाँ ठीक है, सो व्हाट, इतना क्या गुस्सा हो रहे हो यार, मैं मिल रहा हूँ, मेरे को कुछ काम है उसके साथ, आपसे थोड़ी पूछ के मैं मिलूंगा उससे। अमेरिका आपको ये पूछेगा ना, मेरे को अगर आसिम मुनीर से मिलना है, मैं आसिम मुनीर से मिलूंगा, मेरा चाहे जो मर्जी काम हो, मैं आपसे पूछ के थोड़ी मिलूंगा उससे। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट दैट वे ऑल्सो। अमेरिका के पर्सपेक्टिव से भी देखिए उसको, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये, आपके लिए एक बड़ी चीज है। बट आपने उसको एक क्लियर मैसेज दिया कि भैया फेयर इनफ, आप ऐसा है तो मैं आई डोंट थिंक आई वांट टू कम देयर, मैं बाद में आऊंगा, कभी बाद में देखेंगे। तो एक मैसेज आपने वो दे दिया। दूसरा सर देखिए ये ऑपोजिशन का तो क्या है, वो आज क्या है उनका नाम, सफेद बाल है जिनके ऐसे ऐसे करके, वो जयराम रमेश साहब, हाँ, वो तो 17 जनवरी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो कि ये देखो जी पीएम मोदी कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद अभी सॉरी बोला है कि भैया हाँ जी सॉरी, मुझसे गलती होगी। सर इनका क्या है, ये तो टीन के डब्बे में एक पत्थर है सर, ये तो इनको तो आवाज निकालनी है हर चीज के ऊपर। अब सारे, सर अभी तक किसी ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एफ नहीं बोला था, अब सारे के सारे जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हो गए। एवरीबडी सडनली, जितने पॉलिटिशियन है सब जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट है। ये सब
पैलेस्टाइन ये वो पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। आधे लोगों को पैलेस्टाइन पता नहीं होगा कि भैया मैप में है कहाँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है सर, हाल्फ ऑफ देम आर नॉट इवन एजुकेटेड इनफ कि इन्होंने कभी एक मैप खोला हो कि साहब ये जब मैं ये किसी पे बोल तो रहा हूँ, ये है कहाँ? देखूँ तो सही। अच्छा ये यहाँ पर है, ओ हो! तो क्या बोल सकते हैं सर इन ऐसे लोगों का? आई मीन ये तो सर आई समहाउ मेरे को इतना वो लगता है कि तुम कुछ बोलो, मैं पॉइंट दे सकता हूँ। आप आइए मुझसे पूछिए, मैं पॉइंट दूँगा आपको कुछ तगड़ा सवाल पूछने को, कि यार मोदी जी मुझे ये बताओ, अमेरिका के साथ अभी ट्रेड डील को आप हार्डन कैसे करोगे? क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका इज़ नॉट प्लेइंग द गेम। ये पूछिए सवाल और गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर काम। वो आके आपको जवाब देंगे कि हाँ जी यार, हमने ये जगह पे पेच कसा है। आपके पास कुछ और सजेशन है बताइए। हाँ जी, हमारे पास ये इस पे क्यों आप पेच नहीं कस रहे? गवर्नमेंट शुड बी रिस्पांसिबल फॉर दिस। दिस इज़ द थिंग, आप इन टॉपिक्स उठाइए ना। आप बोलिए मोदी जी मुझे ये बताइए सर, आपने अभी एक वॉर लड़ी है। सर आप 50,000 करोड़ दे रहे हो सर, 1 लाख करोड़ क्यों नहीं दे रहे आर्मी को? बट सर इनको कौन बताएगा ये चीज़ें? लेकिन जेएनयू से बाहर एक निकलेंगे तो समझ में आएगा ना सर। सही है। नहीं, मैं एक और सीन की बात कर रहा था कि आपने आसिम मुनीर को वहां बैठा रखा है, मोदी जी को आप बुला रहे हो। यहाँ तो ये गदर काट देते कि देखो वो मोदी है जी के और साथ। वो भी ट्रम्प भी बेवकूफ है। वो साथ में खड़ा कर देता। फिर एक और पंगा तो मोदी जी सेड यार ये बेवकूफ है यार, इससे कोई फायदा नहीं है डील डूल करने का। तो ही सेड नहीं आ रहा मैं। और वो कोई छोटी चीज नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल भी छोटी चीज नहीं है। सो इंटरेस्टिंग है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, अमेरिका हर तरह से तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इटली में भी अपने कुछ जवान बढ़ा रहा है। उधर जो इनके कई देशों में ऑलरेडी सैन्य अड्डे हैं, वहां पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। 28 या 30 के आसपास इनके फ्यूल टैंकर जो हैं वो उड़ान भरे थे, वो भी हमने देखा है। ये तेहरान खाली करने की बात भी कर रहे हैं, ये सरेंडर करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। ये सब संकेत क्या हैं आदि जी? ये सर बैटल में वॉर में थोड़ा प्रेशर प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हो, लोगों में थोड़ा केओस क्रिएट करोगे कि भाई देखो आप तेहरान खाली करो यार, तो यहाँ पे बहुत हमला हो गया, जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। इससे क्या होता है सर, सोसाइटल प्रेशर बनता है। ये क्या कर रहे हैं, ये अंदर से एक इंसरेक्शन खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान में कि देखो आप जगो, आप उठो, अपनी रिजीम के अंदर से खिलाफ उठो, कुछ करो। अभी तक मैंने देखा नहीं है वो होता हुआ। हो गया सर 4-5 दिन हो गए, मैंने देखा नहीं है वो होता हुआ। थोड़ा बहुत इधर-उधर हुआ बट वो होता हुआ देखा नहीं है। बिकॉज़ देखिए सर, मैं आपको बताऊँ ईरान को लोग समझते नहीं है। ईरान का जो पहले शाह था सर, वो भी किसी को उठा के ऐसे बैठा था। उसके बाद शाह बैठा रहा, उसके बाद ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, एक चीज़ याद करिए सर, ये रिवॉल्यूशन इस्लामियों ने नहीं किया था। ठीक है? उसके रिवॉल्यूशन में और ये जो सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन बांग्लादेश में हुआ था, ये बड़ा सिमिलर था। इसके अंदर सर इंटेलेक्चुअल्स उठे थे, वर्कर्स उठे थे, शाह के अगेंस्ट में, पढ़े-लिखे लोग उठे थे। बट हुआ क्या, वहाँ पर अब वो पढ़े-लिखे लोग उठे और अगर आपको याद होगा, ईरान बड़ा प्रोग्रेसिव सोसाइटी था, लेडीज़ वर ओपन एंड दिस एंड दैट। तो मेरे हिसाब से कहीं पे भी इस्लामिक एलिमेंट वो जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसके अंदर नहीं था। ये जो इस्लामिस्ट ने आके वहाँ पर टेक ओवर करा, ये ईरान की जनता को याद है सर। वो जो लोग थे वो अभी भी ज़िंदा हैं। दे रिमेंबर कि यार ये गलती हुई थी हमसे। दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड लुक व्हाट हैपेंड टू अस। आई डोंट नो अगर ये खड़े होंगे, नहीं होंगे। बिकॉज़ अभी तक जो दिख रहा है ईरान में से लोग तेहरान में से काफ़ी दिनों से पीसफुली निकल रहे हैं आराम से। पीपल आर जस्ट सेविंग देयर लाइव्स। और एक चीज़ याद करिएगा सर, सबके पास अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर वो तुम्हारे देश में बॉम्बिंग चल रही है, पहले वो अपने बच्चों को बचाएगा। तो
आई डोंट नो ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी वो बोल रहे हैं वो रेजा पहलवी को ले आएंगे। देखिए सर, रेजा पहलवी एक 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 अमेरिकन सोशलाइट है, वो वहां पर दारू वारू ये वो उन सर्कल्स के अंदर है। क्या वो फिट बैठेगा इस सोसाइटी के अंदर? क्या उसको पता है ईरान में हो क्या रहा है ग्राउंड पे? क्या ईरानियन लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये रीजन थोड़ा, अनलेस अंदर से कोई एक नई लीडरशिप निकलती है जो खमेनी को साइड करे और कुछ हो वहां पर, थोड़ा काम डाउन हो सिचुएशन, ये थोड़ा गड़बड़ होने वाली है इस जगह के अंदर। और जो भी एक स्ट्रक्चर ये डालने की कोशिश करेंगे वो एक प्रो वेस्टर्न स्ट्रक्चर होगा। एंड मेरे को ये दिखता नहीं है कि, अगर देखिए कल को ट्रंप भी कोई भरोसा नहीं है, सडनली बैठ के बोले अच्छा जी हम डील कर रहे हैं, ईरान के साथ हम डील कर रहे हैं, तो ये मुल्ले बैठे रहेंगे वहां पर, फिर क्या? सो भी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, देखिए सर, जो मिलिट्री और ये टैंकर स्पेशली जो जा रहे हैं सर, इसराइल के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका एनिमी 2000 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर टू बॉर्डर 1770 किलोमीटर है, बॉर्डर टू बॉर्डर। बट बॉर्डर टू सही। बॉर्डर से क्या होता है सर, उसके बाद आपको अंदर जाके फेंकना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर कहीं ना कहीं कोई लड़ने लग गया, आपको कुछ होता है थोड़ा, तो आपकी जो एयर पावर है उसके अंदर लिमिटेशंस है। इसराइल के पास इतने रॉकेट्स नहीं है कि वो जिस तरह ईरान बिना एयर पावर के रॉकेट्स दाग रहा है इसराइल के ऊपर इस टाइम पे, और इसराइल में भी डैमेज हो रहा है। एक चीज लोगों को समझना चाहिए, 1000 रॉकेट ईरान के ऊपर और 1000 रॉकेट इसराइल के ऊपर बहुत बड़ी डिफरेंस है। ईरान बहुत बड़ा देश है, इसराइल इतना सा है, उसके ऊपर 1000 रॉकेट गिरेगी तो बहुत डैमेज होगा। तो इसराइल के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है सर, उसको रिफ्यूलिंग चाहिए। तो जब वो जाता है अटैक के लिए, उसको एक बारी या दो बारी रिफ्यूलिंग चाहिए। जब वो आता है उसको एक आधी बारी रिफ्यूलिंग चाहिए होती है वापस आने के लिए। तो ये इतने सारे टैंकर्स जो हैं ओपन सोर्सेज से, मेरी जो खबर है कि 500 किलोमीटर पे इन लोगों ने वो रिफ्यूलर्स को रखा हुआ है वहां पर, दे आर फ्लाइंग इन द एयर, ताकि जब इजरायलीज मिशन पे जाते हैं दे कैन गो अप, गेट द फ्यूल, गो डू देयर मिशन, कम बैक, गेट द फ्यूल एंड कम बैक। ये ओके। उसके लिए भी है। तो रिफ्यूलर्स की डिप्लॉयमेंट नॉर्थ में भी है, इराक रीजन में भी, सीरिया रीजन में भी चल रही है, एंड रिफ्यूलर्स की डिप्लॉयमेंट इधर पे सऊदी के रीजन में भी है, जहां पर अमेरिकन फोर्सेस आर फ्लाइंग। अभी तक उन्होंने एंगेज नहीं कर रहा है, बट अमेरिकन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो उस जगह पे ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब वो ऑपरेशन किस जगह पे जाते हैं, क्योंकि कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स जो इनके हैं उनको तोड़ने के लिए आपको हेवी बॉम्ब चाहिए सर। अब वो भी गारंटी नहीं है, कई आई एम नॉट अ डेमोलिशन एक्सपर्ट, तो मैं इसके बारे में ये नहीं बोलूंगा कि वही बॉम्ब लगेगा तो ये टूट जाएगा, मैं ये नहीं बोल सकता। क्योंकि ईरानियन, देखिए सर, एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ईरान को भी पता है अमेरिका के पास ये वाले बॉम्ब हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है। अब ईरान ने भी तो उसके लिए कुछ काउंटर मेजर्स रखे होंगे यार, उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, क्या उस बॉम्ब से वो टूटता है नहीं टूटता, ये बड़ा सवाल है। आई ऑल्सो डोंट नो, वील हैव टू सी। सही। ठीक है, बट ये किस लेवल पे जाएगा, दिस इज समथिंग आई थिंक इस टाइम पे वो जो वॉर गेमिंग चल रही होगी कि यार हम ये ट्राई करते हैं, अगर ये हुआ तो ठीक है। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर अमेरिका इसके अंदर घुसता है तो अमेरिकन सोल्जर्स जो है ना आसपास उस रीजन के अंदर, वो सारे थ्रेट के अंदर आते हैं। फिर ईरान कैन फायर रॉकेट्स ऑल अराउंड द प्लेस। सऊदी अरेबिया में मार दिया उसने, वहां पर एक अमेरिकन सोल्जर को मार दिया एक ड्रोन के साथ, पंगे हो जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा एयर स्पेस को डिफेंड करना इज नॉट इजी। आपको पता है वो इसराइल पे अटैक कर रहा है, तो आप जाके इसराइल वाले एयर स्पेस को डिफेंड कर रहे हो, इजी है। अब वो एक रॉकेट इसराइल की तरफ फेंकता है, एक जॉर्डन की तरफ फेंकता है, एक उस तरफ फेंकता है, एक उस तरफ फेंकता है, फिर पंगे होंगे। सो दिस इज प्रोबेबली द डिस्कशन दे आर हैविंग कि यार करना क्या है, किस तरह आगे जाना है, किस तरह कंटेन करना है इसको, या किस तरह इसराइल से इस चीज को कराना है और देखना है कि भैया बिना हमारे घुसे ये होता है कि नहीं होता, वो भी चक्कर है। बिल्कुल। सो बहुत सारी चीजें हैं सर। तो क्या माने हम के क्योंकि ये तो तय है कि अमेरिका के बिना आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो फोर्डो में इनका एसेट है या जो भी ये तैयार करने की दिशा में है, जिसके बारे में अभी अमेरिका कह रहा है कि वो लगभग उसको बनाने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो अगर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा
तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये इधर से वो उधर से। यही तो बात है ना सर। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मोदी जी ने जो इस बारी स्ट्रैटेजी यूज करी थी पाकिस्तान में, जो भी करी थी, लेकिन जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ब्रिलियंट डिसीजन क्या था सर? किस टाइम पे रोकना है। वॉर में घुसना इजी है सर, बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। इसका एंड गेम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। डीन्यूक्लियराइज ईरान से लेकर अब वो रजीम चेंज पे आ चुके हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव बढ़ रहा है इनका, एज टाइम इज गोइंग नैरेटिव चेंज हो रहा है। ये एक बड़ा डेंजरस ऑपरेशन होता है सर, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सपैंड करना शुरू करते हो। आपने जिस ऑब्जेक्टिव के साथ एक चीज स्टार्ट करी है, यू हैव टू स्टिक टू दोज ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक है, बिकॉज अब क्या होता है, जितने प्लान्स होते हैं ना, वो दे गो आउट द विंडो द मिनट द फर्स्ट बुलेट इज फायरिंग। एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट मिलिट्री गेम्स। अब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भैया हम मैं जाके भैंस के इसके सरगोदा में ना किराना हिंस पे ठोकूंगा इसको, नहीं सोचा होगा आपने। दैट वुड हैव बीन वन पेज ऑफ द बुक कि भाई अगर ये ऑप्शन आया तो ये वाला पन्ना खुलेगा, इसके अंदर ये चीजें लिखी हैं, ये होंगी। तो ये काफी हाई लेवल एस्केलेशन पे लेके गए बिफोर यू स्टॉप्ड इट। ये एक पंगा पड़ेगा आगे जाके इनको कि भाई इस जगह इसको रोकना कब है, क्योंकि हु विल फायर द लास्ट शॉट, ये हमेशा होता है। कौन आखिरी गोली चलाएगा, सही, राइट? तो वो आखिरी गोली अभी ईगो पे आ गई है सर। वो जब तक खुमैनी के पास 2 रॉकेट, अब देखिए सर गाजा में, मैं आपको बताऊं, उस दिन जैसे जब इसराइल ने पहली बारी ईरान पे अटैक करा, क्या आप जानते हैं गाजा ने कोई 150 मिसाइल फायर करी इनके ऊपर, गाजा से। जो लोग कहते हैं वहां जेनोसाइड चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भैया वहां से मिसाइल फायर आ रहा है यार। तो अब 1.5 साल ठुकने के बाद भी उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 100-150 मिसाइल फायर कर देता है इसराइल के ऊपर। देन यू नो एक एक पिक्चर चेंज हो जाती है आपके दिमाग में यार। व्हाट इफ अगर ईरान में हमने आयतोल्ला को तोड़ दिया, ठीक है, हमने किसी बंदे को डाल दिया, ओके, ये आईआरजीसी है जो 1-2 मिलियन बंदे हैं, वो अगर उन लोगों ने बंदूक उठा ली तो क्या हो गया, आईएसआईएस का शिया वर्जन बन जाएगा फिर तो आई डोंट नो सर, ये लोग इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, क्योंकि अमेरिकन हमेशा इन चीजों के बारे में सोचते नहीं है। इन्होंने कभी सोचा नहीं है, ये जाके बस उहा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फंस जाते हैं, देन दे लैंड अप इनटू ट्रबल। आई होप, बिकॉज मैं बोलूं सर, आई एम नॉट फॉर इरानियन बॉम्ब। मैं बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं करता, एंड आई जो ये ऑपरेशन चल रहा है, आई सपोर्ट द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान। बड़ा क्लियर है, क्योंकि देखिए सर, पाकिस्तान एक है आपके सिर के ऊपर बैठा है ऑलरेडी। यू डोंट नीड अनदर इस्लामिक कंट्री विद अ बॉम्ब, क्योंकि अगर जैसी इसके पास आएगा, अगला सऊदी, उसके बाद टर्की, ये फैलेगा, क्योंकि ये सबको आंखें दिखाएगा, फिर ये आपको भी आंखें दिखाएगा, फिर क्या करोगे? सो ये इट्स नॉट एन इजी गेम सर, ये बड़ा टफ है। ये रीसेट हो रहा है जो ग्लोबल, उसका दिस इज। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।